तो नमस्कार दोस्तों, फिर से अपन हाजिर हो चुके हैं मॉडल पेपर नंबर 8 में, जो कि सीईटी 10+2 के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सीईटी बंदौड़ा में मैंने आपसे वादा किया था कि सीईटी बंदौड़ा में मैं आपको 3 मॉडल पेपर देने वाला हूं। एक पहले दे चुका हूं, दूसरा ही आपके बीच में हाजिर है। इसके बाद एक मॉडल पेपर आपको और दे दूंगा सीईटी बंदौड़ा में। फिर अपन राती जोगा रखेंगे, उस राती जोगा में भी आपको फिर से 2 मॉडल पेपर और आपको दे दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल मिला के मैं आपको 11 तारीख का जो सीईटी होगा उससे पहले पहले टोटल 15 मॉडल पेपर आपको देने वाला हूँ। तो लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो सेशन को, और शेयर जरूर करना है साथियों, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ये अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो आप सभी साथी क्या कर देवे, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देवे, शेयर कर देवे, और सेशन को क्या कर देवे, लाइक कर देवे, है ना। बिल्कुल आ जाओ, अपन बढ़ते हैं सीईटी बंदौड़ा के इस पहले 8वें मॉडल पेपर में। और इसमें अपन जो है पहला प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर, बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला साथियों। इससे बाहर जो है आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो अगर आपने 15 मॉडल पेपर अगर ढंग से आपने मेरे साथ पढ़ लिए तो मैं कह सकता हूं कि साथियों इससे बाहर जो आपके कुछ भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न जो है यहीं से आपको पूछे जाने वाले। इसके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा डोज भी आपको देता रहता हूं, तो उस एक्स्ट्रा डोज को भी आप पढ़ते रहे। आपका पेपर 100% क्लियर होगा, कैसा नहीं होगा, आपका पेपर होकर रहेगा ना। तो बिल्कुल साथियों जुड़ो मेरे साथ। पहला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। देखो ज्यादा व्याख्या अपन करेंगे नहीं, सीधा उत्तर पे वार करने वाले हैं। तो राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे, तो साथियों कालीबंगा है। कालीबंगा तो हनुमानगढ़ में पड़ता है। कौन से गढ़ में पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। इसकी खोज साथियों 1951-52 और कई जगह 52-53 की बात करें तो अमलानंद घोष ने जो इसकी खोज की थी, और बीबी लाल बीके थापर ने इसका क्या किया साथियों, उत्खनन का कार्य किया था। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं साथियों, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है, इसके उत्खनन से संबंधित रहे हैं। यानी आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्खनन से संबंधित कौन रहे? अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, एस.डी. सांकलिया। तो साथियों ये आपके सभी के सभी इससे आपके क्या रहे, संबंधित रहे। अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। ये रहा साथियों तीसरा प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है कि राजस्थान का वह दूसरा स्थल जहां बेराट की तरह कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो बेराट की तरह ही कपड़े के साक्ष्य साथियों कहां से प्राप्त होते हैं? तो बालाथल से प्राप्त होते हैं। बालाथल कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है साथियों। बेराट आपका जयपुर में पड़ता है। बेराट की बात करें, बेराट जो है जयपुर में। यहाँ से साथियों एक कलश में कलश जो प्राप्त हुआ, वहां से साथियों महात्मा बुद्ध जो है उसकी अस्थियों का अवशेष प्राप्त हुए ऐसा माना जाता है, और वो सूती कपड़े से बांधा गया था। तो ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहे हैं साथियों, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। ऐसे प्रश्न कई बार आपके पूछे जा सकते हैं। तो पहले आप प्रश्न को पढ़ो, देखो पहले प्रश्न को पढ़ो साथियों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, मध्यकालीन राजस्थान में वसूल किए जाने वाले निम्न करों को सम्मिलित कीजिए। कर साथियों उद्रक तथा भाग कर की बात करें तो उद्रक या भाग जो कर है ये क्या होता है? तो ये साथियों आपके 3 के साथ मिलान कर दो, यानी कि उपज के लिए जो जाने वाला भूमि कर जो था, वो उपज के लिए जो जाने वाला भूमि कर है वह आपके उद्रक या भाग कर कहलाता था। हिरण्यक की बात करें साथियों, हिरण्यक कृषकों से मुद्रा के रूप में जो वसूल किया जाने वाला कर था वह आपके हिरण्यक कर था। अघोड़ी साथियों चमड़े का जो काम करने वाले से जो कर लिया जाता था वह आपके अघोड़ी कहलाता था। और कागड़ी साथियों ये विधवा विवाह पर ब्राह्मणों को छोड़कर जो लिया जाने वाला कर था वह आपके क्या था, कागड़ी कर था। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन देखते हैं, अभी ऑप्शन देखते हैं साथियों। पहले में मैंने कहा तो 3, यानी कि पहले में 3 था, पहले में 3 था, 2 में 1 था। पहले में 3 था, 2 में 1 था, 2 ऑप्शन आ रहा है। और 3 में 2 था, 3 में 2 था साथियों, 3 में 2 था। अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, एकदम सही और सटीक आंसर हो रहा है। ये ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपको, कि राणा सांगा ने किस युद्ध के बाद मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को 6 महीने तक चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा? साथियों ये गागरोन युद्ध के बाद रखा था। गागरोन युद्ध आपसे पूछा जाए कब हुआ था, तो साथियों आपको अच्छे से पता होगा। 19 की बात हो रही है, 1519 ईस्वी में साथियों आपके क्या हुआ था, ये आपका युद्ध हुआ था। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बिल्कुल साथियों आपको पता होना चाहिए कि ये आपके इस समय आपका युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध की बात करें, देखो साथियों खानवा का युद्ध है जो 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। बाड़ी का युद्ध 1518, कई जगह 17 भी लिखा हुआ है। और चंदेरी का युद्ध तो आपको पता है कब होना चाहिए। चंदेरी का युद्ध बताओ कब होगा? 1528 में आपके चंदेरी का युद्ध होगा। ये साथियों आपके गागरोन का युद्ध 1519 में होता। ऑप्शन बी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो साथियों ये प्रश्न आपके बीच में हाजिर, कि मुगल उत्तराधिकार युद्ध धर्मत के युद्ध में से मारवाड़ शासक जसवंत सिंह की घायल अवस्था में घर वापसी पर निम्न में से किस रानी ने किले के दरवाजे हैं या द्वार जो है वो नहीं खोले? साथियों धर्मत का युद्ध पहली बात कब हुआ था? 1658-59 की अपन बात करें तो 58-59 में आपके धर्मत का युद्ध हुआ था। दारा सिखा और औरंगजेब के मध्य ये उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। इस समय साथियों मारवाड़ का जो शासक था आपके जसवंत सिंह, इसकी पत्नी ने जसवंत दे या महामाया ने आपके दरवाजे खोले नहीं थे, ये हाड़ी रानी थी।
नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्या गजब का प्रश्न आया है। क्या कह रहा है कि जुलाई 1787 ईस्वी में तुंगा के मैदान में हुए युद्ध में जयपुर नरेश सवाई जयसिंह की तरफ से किसे बुरी तरह, यानी कि किसने, सवाई प्रताप सिंह की सेना जो है, सवाई प्रताप सिंह की सेना ने किसे बुरी तरह परास्त किया था। तो बताओ देखिए, मराठा सेनापति जो महादजी सिंधिया सती, इसकी सेना को बहुत बुरी तरह से आपके परास्त किया था। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर साथियों सुलेमान जो है, सुलेमान ने आपके क्या किया है, इसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये साथियों 1915 में हुई थी, 1915 में हुई थी। हालांकि साथियों इसका उत्तर कई जगह आपके 1918 भी बताया गया है, तो आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि इसकी जो है स्थापना साथियों कब हुई थी। तो ये आपके स्थापना जो है कब हुई थी, 1915 में हुई थी। बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो साथियों, रियासती मामलों के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो रियासती विभाग साथियों, रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार पटेल था और इसका सचिव वीपी मेनन था, और ये 5 जुलाई 1947 की स्थापना होती है। ऑप्शन सी जो आपको साथियों क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि देश हितैषणी सभा एक सामाजिक सुधार संगठन स्थापित हुआ जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो साथियों देश हितैषणी सभा की बात करें तो देश हितैषणी सभा की बात करें अपन सीधी तो ये आपके कहां पर स्थापित हुआ, तो ये उदयपुर में हुआ। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट है साथियों, माणिक्यलाल वर्मा ने खांडलाई आश्रम की स्थापना जो है ये कहां पर की। साथियों वर्धा, आपने नाम सुना होगा, वहां पर आपकी खांडलाई आश्रम की स्थापना, वर्धा से इसके आश्रम की जो है पहली बार स्थापना की जो रूपरेखा तैयार की गई और कहां पर स्थापित किया गया, तो ये आपका डूंगरपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए आपके साबला से थोड़ी सी दूरी पर ये स्थित है। बैराग पंथ का प्रथम प्रचारक किसे माना जाता है। तो बैराग पंथ साथियों, बैराग पंथ की प्रधान पीठ की बात करें तो राता डूंडा में पड़ता है। राता डूंडा साथियों कई जगह पुष्कर अजमेर लिखा हुआ है, कई जगह नागौर लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखना राता डूंडा नागौर में पड़ता है। वैसे नागौर और अजमेर की सरहद पर है। और साथियों बैराग पंथ की स्थापना किसने की थी, तो वह नाथ संप्रदाय के योगी भरतरी, जिनके गुरु का नाम था गोरखनाथ, इन्होंने बैराग धारण किया और बैराग पंथ की स्थापना की। इनका तपस्या स्थल सरिस का अलवर में बना हुआ है। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प, पाबूजी को ऊंट पालक रायका जाति का आराध्य देव मानती है। साथियों रायका कह दो या रेबारी कह दो, बात क्या है, एक ही है। और राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को जाता है। साथियों ऊंट कई जगह सिंध प्रांत लिखा हो, कई जगह ईरान इराक लिखा हो, कई जगह आपके श्रीलंका लिखा हुआ है, कहीं से भी लाए राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जो है पाबूजी महाराज को जाता है। और पाबूजी ऊंट लाकर किसे देते हैं, रायका या रेबारी जाति को देते हैं, इसलिए ऊंट पालक जाति इन्हें कहा जाता है। साथियों पाबूजी को प्लेग रक्षक लोक देवता भी कहते हैं, सर्रा रोग के निवारक भी इन्हें कहा जाता है। पाबूजी का प्रमुख मंदिर कोलूमंड जोधपुर में पड़ता है और इनका मेला तो साथियों चैत्र अमावस्या को लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पाबूजी की फट साथियों नाइक जाति के भोपों द्वारा रावणता वाद्यंत्र के साथ बन जाती है। हाँ बिल्कुल साथियों, नाइक कह दो या थ्योरी या नाइक जाति के भोपों द्वारा ये रावणता वाद्यंत्र के साथ में साथियों पाबूजी की फट बांधी जाती है और फट के साथ में साथियों पवाड़े गाए जाते हैं। पाबूजी क्या गाए जाते हैं, पवाड़े गाए जाते हैं। और पवाड़ों के समय माठ या माटे वाद्य यंत्र का साथियों प्रयोग किया जाता है। माठ या माटे वाद्य यंत्र का साथ में प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना साथियों, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फट जो है पाबूजी महाराज की है, जबकि सबसे बड़ी और सबसे छोटी फट जो है देवनारायण जी की है। साथियों पाबूजी के जीवन पर आसिया मोड़ जी ने बाबू प्रकाश नामक जो है रचना की थी। बाबू प्रकाश नामक रचना बिल्कुल साथियों इन्होंने की थी। साथियों पाबूजी रे दोहा लगराज जी आपकी बात करें उन्होंने लिखा था। एक साथियों बिट्टू सुजा ने पाबूजी के ऊपर पाबूजी रे छंद जो नामक पुस्तक है वे पाबूजी रे छंद जो है बिट्टू सुजा ने भी लिखा था। उपयुक्त सभी कथन जो आपके सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। साथियों घेवर माता राजसमंद में, आशापुरी माता तलवाड़ा बांसवाड़ा, ज्वाला माता जोबनेर में, आवरी माता निकुंज चित्तौड़गढ़ में। तो साथियों यहाँ पर आशापुरी माता मंदिर एक तो आपको जालोर में हो जाएगा, दूसरा साथियों पाली में हो जाएगा। जबकि तलवाड़ा बांसवाड़ा की बात करें साथियों यहाँ पर छींक माता और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा में हो जाएगा। आवरी माता निकुंज चित्तौड़गढ़ साथियों लकवा निवारक देवी कहलाती है, जबकि लकवा निवारण के लिए प्रसिद्ध स्थल जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो वह आपका बुटाटी धाम चतुर्दास जी महाराज की धाम जो है आपके लकवा निवारण प्रसिद्ध स्थल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल साथियों ये मेवाड़ की प्रसिद्ध है। मेवाड़ के साथ साथ में नीमच एमपी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, नीमच एमपी की प्रसिद्ध है। साथियों इसमें तुर्रा जो है वो भगवान शिव का प्रतीक है, कलंगी पार्वती का प्रतीक है और तुकनगिर और शाह अली ने इसका क्या प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। बिल्कुल साथियों निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, बिल्कुल साथियों ऊंट महोत्सव या कैमल फेस्टिवल जिनको आप कहते हो। मरु महोत्सव जैसलमेर में, जबकि साथियों यहाँ पर पूछा जाता है थार महोत्सव तो बाड़मेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में।
में हाथी महोत्सव साथियों, हाथी महोत्सव जोधपुर का नहीं, हाथी महोत्सव आमेर जयपुर का है। कहाँ का है? आमेर जयपुर का हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, मत्स्य महोत्सव अलवर का प्रसिद्ध है, जबकि बैलून महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? पतंग महोत्सव तो आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। मीरा महोत्सव पूछा जाए तो साथियों मीरा महोत्सव आपका कहाँ का? चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाइट मेटल के बड़े आकार के पशु पक्षी तथा फर्नीचर का बड़े पैमाने पर कार्य किस जिले में होता है? तो साथियों ये आपके उदयपुर में होता है। कहाँ पर होता है? उदयपुर में होता है। जबकि साथियों फर्नीचर में आपसे पूछा जाए चोपड़ा बाजोट कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये बालोतरा बाड़मेर के हो जाएंगे। जबकि तिपरणी में पात्रे कहाँ के हैं? तो ये पिपाड़ आपके जोधपुर का हो जाएंगे। जबकि ऐसे ही पूछा जाए साथियों जैसे कावड़ है, गणगौर है या फिर अन्य जो खिलौने हैं वह आपके कहाँ के प्रसिद्ध हो जाएंगे? तो वह आपके कहाँ के? आकोला चित्तौड़गढ़ के, यानी कि बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ के हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बदनौर का दुर्ग कहाँ स्थित है साथियों? बदनौर का दुर्ग जो है भीलवाड़ा में। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने आपकी इसका क्या करवाया? निर्माण। कुंभा को साथियों कवि राजा श्यामलदास ने कहा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का अकेला निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा है। चावंड शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से है? तो चावंड साथियों, चावंड आपको पता होगा लूणा चावंडिया के अधिकार था। महाराणा प्रताप ने 1585 में इसको पराजित करके अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली थी। अर्थात साथियों मेवाड़ की राजधानी रहा है। तो बताओ कौन सी स्कूल? मेवाड़ स्कूल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इस चावंड शैली के साथियों साहिब राम जी जो है प्रमुख चित्रकार भी कहलाते हैं। मीनाकारी कला को राजस्थान में लाने का श्रेय किस शासक को जाता है? मीनाकारी कला को राजस्थान में लाने का श्रेय जो है किस शासक को जाता है? तो मीनाकारी साथियों, चाहे कोई कला हो, चाहे कोई मूर्ति हो या कोई लुगाई की बात हो, तो ये चोर आदमी कौन था? मानसिंह था। अर्थात मानसिंह साथियों कहीं से भी मूर्ति नहीं छोड़ी इसने और कहीं पर भी किसी कला को नहीं छोड़ा। और एक खास बात, ये जहाँ कहीं पर भी जाता शादी करके आता, लगभग 15,000 से भी प्लस इसकी क्या थी? रानियाँ थी भाई। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आदिवासी समाज में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के पिता को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? आदिवासी समाज में वर पक्ष द्वारा जो वधु के पिता को दिया जाने वाला साथियों, जो आप बिहार से जैसे लुगाई खरीद के लाते हो ना तो पैसे देकर लाते हो, वो दाप्पा कहलाता है। आदिवासियों में क्या कहलाता है? दाप्पा। साथियों बानो क्या है? बानो। बानो का मतलब साथियों ये बानो, देखो बानो क्या है? तो ये ऊंट के बालों से बना बिचौला नहीं साथियों, ये तो बाकला कहलाता है। विधवा स्त्री की ओढ़नी साथियों, ये विधवा स्त्री की ओढ़नी तो आपकी चीड़ का पोमचा लाल राधी कहलाती है। मोटे सूते कपड़े के चादर, सूती कपड़े की चादर, ये भी नहीं है साथियों। यहाँ पर दूल्हे या दुल्हन की वेशभूषा जो आपकी क्या हो जाएगी? बानो हो जाएगी। सबकी ध्यान रखना, दूल्हे और दुल्हन की साथियों जूतियों के बारे में पूछे तो जूतियां जो होती है वो बिनोटा कहलाती है। क्या कहलाती है? बिनोटा कहलाती है। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? देखो, निम्न में से सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन क्या है साथियों? एल्पी टेस्टोरी ने पश्चिमी राजस्थानी को जो राजस्थानी की उत्पत्ति है वो शोरसेनी अपभ्रंश से बताई है। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने राजस्थानी का उद्भव शोरसेनी के नागर अपभ्रंश से होना प्रतिपादित किया है। और कन्हैयालाल तथा मोतीलाल ने राजस्थानी की उत्पत्ति जो शोरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से मानी है। उपयुक्त सभी कथन साथियों सत्य हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही और सटीक हो जाएगा। साथियों बोल बारमली तथा राधा नामक काव्य कृतियां जो किसकी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों बोल बारमली तथा राधा नामक काव्य कृतियां जो है ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बात आपको साथियों अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये तो आपकी किसके द्वारा? सत्य प्रकाश जोशी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर के लेह को जोड़ता है? साथियों श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आप अच्छे से जानते होंगे साथियों, जोजिला दर्रा जो है, जोजिला दर्रा ये आपके श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? साथियों नेपाल हिमालय की बात करें, हिमालय इस प्रकार से 4 भागों में बंटा हुआ है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि नेपाल हिमालय कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? तो आपको अच्छे से साथियों अच्छे से पता होना चाहिए कि काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है साथियों, बिल्कुल ध्यान रखना। दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा तो आप अच्छे से जानते होंगे, अच्छे से रूबरू होंगे साथियों, किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। बिल्कुल साथियों गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के वन जो है सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। असम, हिमालय, नीलगिरी की पहाड़ियों में, पश्चिमी घाट में। तो साथियों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए विशेष रूप से कि ये तो हिमालय पर्वत की बात करें, हिमालय वाली श्रेणी में आपके सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? साथियों हिमालय वाली श्रेणी में नहीं, सॉरी, यहाँ पर साथियों नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें, नीलगिरी की पहाड़ियों में आपके सर्वाधिक चंदन के क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। अर्थात ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? सही और सटीक आंसर होने वाला है। दक्षिण की गंगा साथियों गोदावरी बताया था ना, गोदावरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो साथियों 30वां प्रश्न आपके बीच में ये हाजिर कि निम्नलिखित राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन की पहचान करनी है, ये आपको पता होना चाहिए साथियों। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की 13 जिलों में फैली हुई, कई जगह 13, कई जगह 12 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अरावली राजस्थान की में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग 550 किलोमीटर और अरावली पर्वतमाला की टोटल 80% के लगभग जो है साथियों इसकी लंबाई राजस्थान में, ये बात ध्यान रखनी है साथियों। अरावली पर्वतमाला की कम ऊंचाई का कारण उसकी प्राचीन वलित पर्वतमाला होना है। बिल्कुल साथियों प्राचीन वलित पर्वतमाला, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो गई? टूट गई है। तो ये बात भी आपकी
सत्य है साथियों। इसके अलावा साथियों एक बात और ध्यान रखना कि इसके जो उद्गम है साथियों वो आपके गुजरात के पालनपुर के आसपास से होता है और रायसेन की पहाड़ियों दिल्ली तक ये आपके जाने वाली है। लगभग 650 मीटर के आसपास जो है इसकी आपकी क्या बताई गई है, दूरी बताई गई है। और राजस्थान में अधिकांश वर्षा अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति के कारण होती है। नहीं साथियों, जो वर्षा की कमी है वह भी आपके किसके कारण है, अरावली के कारण होती है। ये जरूर ध्यान रखना, वर्षा अरावली के कारण होती ही नहीं है ना, अरावली की ऊंचाई बहुत कम हो गई साथियों। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या तापमान, क्या वर्षा, क्या पवनों की दिशा, क्या समुद्र से दूरी। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि तापमान जो है ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है। राजस्थान की जलवायु को अगर कोई प्रभावित करता है तो वह यहाँ का तापमान है साथियों, बिल्कुल तापमान है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं साथियों, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले आवश्यकता से अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या का सामना कर रहा है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि अधिक सिंचाई के कारण साथियों जालोर, सिरोही, पाली, अजमेर या उदयपुर, पाली या गंगानगर, हनुमानगढ़। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है साथियों, ये तो आपको पता ही होगा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर जो है, इस नहरी क्षेत्र की बात करें या नहरी क्षेत्र में साथियों सर्वाधिक जो सिंचाई है वो ज़्यादा सिंचाई कर दी जाती है। इस वजह से साथियों यहाँ पर आपकी क्या है, लवणीयता और क्षारीयता की समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मिलकर बिगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। साथियों बिगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम जो है वह कौन सी नदियां बनाती है। साथियों देखो सोम, माही, जाखम की बात करें ये तो बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा गांव बनाती है, ये बात आपको पता है। लेकिन बिगोद की बात करें, बिगोद भीलवाड़ा में पड़ता है साथियों, यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम है वो कौन बनाती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि साथियों बनास, बेड़च और मेनाल की बात करें ये आपकी बनाती है त्रिवेणी संगम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही और सटीक हो जाएगा। राजस्थान के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले का युगम पहचानिए। साथियों न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो जिला है राजस्थान का, उनकी कौन कौन सी युगम है, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर। क्षेत्रफल की बात हो रही है वन क्षेत्र में, और टोंक, नागौर, सिरोही या चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर या चूरू, नागौर और जोधपुर। तो यहाँ तो साथियों स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक बात तो कन्फर्म है साथियों, कौन सा होगा जिसके अंदर आ रहा है चूरू, दोनों में से उत्तर तो वही होगा। नागौर, चूरू साथियों दो जिलों में आ रहा है, एक सी ऑप्शन में एक डी ऑप्शन में, अर्थात आपको चूज करना है कि दोनों में से कौन सा होने वाला है। तो साथियों यहाँ पर आपका होगा चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। नागौर भी फिर भी ठीक ठाक है ना, ऑप्शन सी सही हो गया। राजस्थान में अशोक विहार मृग वन कहाँ स्थित है। साथियों अशोक विहार मृग वन आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थित है। तो साथियों यह तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये तो जिला जयपुर में है। कहाँ पर पड़ता है साथियों, जिला जयपुर में आपको पड़ता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल या संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है। माही कंचन जो फसल है साथियों ये किससे संबंधित है, मक्का से, ज्वार से, चावल ऑप्शन साथियों दो बार रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं यहाँ चावल की जगह आप गन्ना कर लेना। क्या कर लेना, गन्ना कर लेना। चलो अब तो ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर भी उत्तर जो है साथियों क्या होगा, मक्का होगा। ऑप्शन ए आपका क्या होने वाला, सही और सटीक आंसर होने वाला है ए। बिल्कुल साथियों देखो पूर्व बनेड़ा तथा जाजपुर क्षेत्र से लौह अयस्क का खनन किया जाता है। ये क्षेत्र किस जिले में है, तो जाजपुर की जब भी बात है जाजपुर और पूर्व बनेड़ा याद रख नहीं रहा है, लेकिन जाजपुर जरूर याद रह जाता है। और साथियों जाजपुर तो कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है, क्योंकि भीलवाड़ा शहर में क्या चलते हैं, टेम्पो चलते हैं। और भीलवाड़ा शहर में क्या मिली थी साथियों, जानूडी मिली थी, है ना। हाँ जानूडी मिली थी, आपको पता होगा ना। तो बिल्कुल साथियों उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। राजस्थान के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों का युग्म पहचानिए। साथियों सबसे कम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से राजस्थान के, उनका जो युग्म है वो आपको बताना है। हाँ बिल्कुल साथियों आपको युग्म बताना है। देखो धौलपुर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, करौली की बात करें, यहाँ पर जो लिंगानुपात है साथियों सबसे कम लिंगानुपात बताया जाता है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों हेरिटेज क्लासिक, हेरिटेज रिनेसांस व हेरिटेज ग्रांड क्या है, आपसे पूछा जाए ये है क्या। हेरिटेज कुल मिला के पूछा जा रहा है हेरिटेज। साथियों आपने कई बार सुना होगा कि देश के प्रथम हेरिटेज होटल का दर्जा जो है अजीत भवन पैलेस को मिला, लेकिन हेरिटेज की बात करें, हेरिटेज क्या है, तो यहाँ पर आपकी 39 नंबर में आपसे पूछा है। तो साथियों हेरिटेज होटलों की श्रेणियाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है कि ये आपके हेरिटेज क्लासिक, हेरिटेज रिनेसांस, हेरिटेज ग्रांड, ये आपके होटलों की क्या श्रेणियाँ हैं भाई, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बाद बीच में, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना साथियों, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। अधिकांश मानव शास्त्री इन्हें मुंडा जाति का वंशज मानते हैं।
प्रोफेसर गुहा ने इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित माना है। उपयुक्त वर्णन निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया, कंजर। तो साथियों प्राचीन जनजाति के बारे में जब भी पूछा जाए तो आपको पता होगा कि प्राचीन जनजाति कौन सी हो जाएगी? भील जनजाति हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। जबकि साथियों सबसे शिक्षित दीक्षित जनजाति कौन सी होगी जाएगी? मीणा जनजाति हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो ये साथियों प्रस्तावना में संशोधन की बात करें तो एक बार ही हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन साथियों एक ही बार हुआ है। तो यहाँ पर आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो ये आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही और सटीक। साथियों संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 25 जो है जो धर्म की स्वतंत्रता आपको देता है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है, ये जो है ये आपके अधिकार जो किसके अधीन नहीं है? अधीन की बात हो रही है, किसके अधीन नहीं है? तो साथियों ये मानववाद के अधीन नहीं है। सदाचार, स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था ये बात ठीक है, लेकिन मानववाद इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी जो आपके क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? साथियों यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत की बात हो रही है। तो यहाँ पर साथियों आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना और नीति निर्देशक जो तत्व हैं यहाँ पर आपके जो आर्थिक न्याय इसको संविधान का लक्ष्य घोषित करने की बात कही है। तो ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समानता नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो नागरिक संहिता है इसके बारे में, यानी कि जो अनुच्छेद 44 में जो दी गई समान नागरिक संहिता है इसके बारे में जो अगर बात करें कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों ये प्रत्येक नागरिक का एक मूल अधिकार है। पहली बात, क्या जो आपके अनुच्छेद 44 में दिया गया है समान नागरिक संहिता, यह क्या आपका मूल अधिकार है? क्या यह आपका मूल अधिकार है? आपसे यही पूछा जाए तो साथियों ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। पहली बात तो ये आप ध्यान रखना। तो ये आपका ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करना है तो राज्य प्रयास करेगा। बिल्कुल ये किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होगा, और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है तब भी संविधान की ये अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर ये हमारे देश के शासन में मूलभूत आपके हो। ये आपकी बातें कही गई है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न जो आपके बीच में ये रहा 45 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके बीच में हाजिर। साथियों क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? आपातकाल के दौरान किन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता? तो ये आपातकाल के दौरान साथियों किसको? तो यह आपको पता होगा साथियों अच्छे से कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 जो इन्हें परिवर्तन नहीं है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। ऑप्शन जो बी है आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से नगरों के किस समूह में नगर निगम है? यानी नगरों के किस समूह में नगर निगम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, एक नगर पालिका एक नगर निगम। तो नगर निगम कहां पर है साथियों? अजमेर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, गंगानगर, जयपुर या जयपुर, अलवर, कोटा। तो साथियों यहां पर आपको अच्छे से पता होगा कि बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर जो है साथियों यहां पर नगर निगम है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्या है? महानगर योजना समिति विकास प्रारूप तैयार करने में किन मदों पर ध्यान रखती है? सही कूट का उत्तर कीजिए। यानी जो महानगर योजना समिति है वो विकास योजना प्रारूप तैयार करने में किन किन मदों पर ध्यान रखती है? नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की योजनाओं पर, नगर पालिका और पंचायतों के सामान्य हित के विषयों पर, प्राकृतिक संसाधनों तथा जल पर्यावरण संरक्षण इत्यादि पर, सूखा, बाढ़, अकाल राहत आदि आपदाओं पर आपके क्या है प्रारूप जो तैयार करती है। तो विकास योजना प्रारूप इन मदों पर आपके विशेष ध्यान रखती है। तो बताओ कौन कौन सी मद है? तो यहाँ पर साथियों आपको विशेष रूप से पता चल चुका होगा कि 1, 2, 3, 4 यानी चारों मदों पर आपके विशेष ध्यान रखती है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य स्तर पर सरकार के कितने अंग होते हैं? राज्य स्तर पर सरकार के कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 बाबा थारी जय जयकार। तो साथियों यहाँ पर आपके सी
3 स्तर की होती है, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज। आपको पता होगा ना, राज्य स्तर पर सरकार जो कितने अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं साथियों। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा अंग कार्यपालिका से संबंधित साथियों? कार्यपालिका से संबंधित है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए साथियों कि आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि कार्यपालिका से संबंधित है, तो कार्यपालिका से संबंधित कौन से हो जाएंगे? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि राज्य की विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित है। राज्य की विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद से है? इसका संबंध किस अनुच्छेद से है कि राज्य की विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित है? बताओ देखिए साथियों, तो यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा साथियों अनुच्छेद 168 होगा। ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्व मंडल की स्थापना आपसे पूछा जाए, राजस्व मंडल अजमेर पड़ता है, तो यहाँ पर इसकी स्थापना की बात हो रही है, तो साथियों आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर 1949 को आपकी किसकी स्थापना की गई थी? राजस्व मंडल की। ऑप्शन ए जो है आपके सामने एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा गलत कथन का चयन करना चाहिए। गलत कथन का चयन कीजिए। राज्य के प्रशासन तंत्र में शीर्ष स्तर पर शासन सचिवालय है। शासन सचिवालय जोधपुर में स्थित है। शासन सचिवालय का कार्य राज्य की मंत्रिपरिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक विभाग का राजनीतिक मुखिया प्रभारी मंत्री होता है। तो यहाँ पर साथियों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर विशेष रूप से पता चल रहा है कि गलत कथन, तो शासन सचिवालय जोधपुर में स्थित है, ये बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। ऑप्शन बी गलत है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट देखो साथियों, राजस्थान सूचना का अधिकार प्राप्त करने हेतु आंदोलन का संघनाद निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? सूचना का अधिकार साथियों, सूचना का अधिकार 2005 आपको याद है क्या? हाँ, अरुणा रॉय, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह या विपुल राजावत। तो इसका तो आपको अच्छे से पता ही होगा साथियों। अरुणा रॉय जो है ये आपके विशेष रूप से इसका क्या करती है? आंदोलन करती है अजमेर में आपके, है ना। नेक्स्ट देखो साथियों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग RSHRC के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या असत्य कथन का चयन करें? साथियों असत्य कथन की बात करें तो बताओ असत्य कथन कौन सा है? हाँ, असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो है आयोग का अध्यक्ष जो है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त आपके न्यायाधीश होता है। ये कथन जो है आपको मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या लग रहा है साथियों? अस्त व्यस्त लग रहा है। ये कथन थोड़ा सा मुझे अस्त व्यस्त लग रहा है, अर्थात साथियों ऑप्शन सी जो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखो 2 कथन दे रखे हैं, 55 नंबर का प्रश्न ये आपके बीच में 2 कथन दे रखे हैं। कथन 1, राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त अधिकतम 10 होते हैं और राजस्थान राज्य सूचना आयोग एक सांविधिक तथा स्वायत्तशासी निकाय है। बताओ देखिए यहाँ पर आपको उत्तर जो चूज करना साथियों कि बताओ कथन ए तथा आर दोनों सही है, आर तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर साथियों उत्तर कौन सा होने वाला है? उत्तर कौन सा होने वाला है? तो आपको पता चल रहा है साथियों यहाँ पर है कि यहाँ पर तो साथियों ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है, बस ये आपका ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, 56 नंबर का प्रश्न, ये पॉलिटिकल साइंस का। क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन की पहचान, राजस्थान के मुख्यमंत्री किसानों की सुविधा के लिए ईज ऑफ ड्यूइंग फार्मिंग की घोषणा की, जिसके तहत राजस्थान किसान साथी पोर्टल विकसित किया गया। राजस्थान किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किसान सब्सिडी के लिए आवेदन तथा खेती की संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। यह पोर्टल कृषि एवं पशुपालन विभाग तथा मत्स्य पालन विभाग के सहयोग से संचालित है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर साथियों आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये सभी कथन जो आपके क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, निम्न में से कौन सी परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का अभिन्न हिस्सा होगी? निम्न में से कौन सी परियोजना जो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का अभिन्न हिस्सा होगी? नर्मदा नहर परियोजना, तलवंडी बैराज प्रोजेक्ट, नवनेरा बैराज परियोजना, उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका उत्तर जो होने वाला है, बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो है यानी कि निम्न में से कौन सी परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का अभिन्न हिस्सा होगी? तो नवनेरा बैराज परियोजना होगी। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट देखो साथियों क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, सांगानेर जयपुर किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सांगानेर जयपुर खिलौने के लिए, हस्तनिर्मित कागज के लिए, दरी निर्माण के लिए, कठपुतली के लिए। तो ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा साथियों, सांगानेर तो हस्तनिर्मित कागज के लिए। और साथियों आपको पता होगा कि एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल जो है वह भी कहाँ पर है? सांगानेर जयपुर में है। नेक्स्ट देखो
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है साथियों, कौन सा कथन सत्य है। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में केंद्र सरकार की 100% सहायता से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार को रोकना तथा मरु विकास का आर्थिक विकास करना है और वर्तमान में यह कार्यक्रम 16 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो साथियों यहाँ पर तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि उपयुक्त सभी कथन क्या है, आपके सत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। तो कृषि क्षेत्र में साथियों, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी साथियों। प्रथम औद्योगिक नीति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति जो है ये आपके 1978 ईस्वी में आई थी। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP की स्थापना कब की गई थी। तो BIP की जो स्थापना साथियों ये आपकी कब की गई है। तो BIP की स्थापना साथियों 1991 ईस्वी में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल आपको ऑप्शन डी जो आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों वन स्टॉप शॉप सिस्टम की स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में की गई। वन स्टॉप शॉप सिस्टम की स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो ये आपसे पूछा जा रहा है वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव। तो वन स्टॉप शॉप सिस्टम की स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में। तो ये साथियों 63 आपका जो उत्तर है साथियों ऑप्शन सी जो है यानी मुख्यमंत्री आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, राजस्थान में वर्तमान में 36 नागरिक सहकारी बैंक कार्यरत है। 36 नागरिक सहकारी बैंक कार्यरत है। इन पर नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, शीर्ष संस्था के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये तो साथियों आपको पता ही है वैसे भी, राजस्थान राज्य अर्बन बैंक्स फेडरेशन जो लिमिटेड है। ये ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, ये रहा, क्या गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय उपक्रम अपने स्थापना वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है। कौन सा उपक्रम जो है, कौन सा केंद्रीय उपक्रम जो अपना स्थापना वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1968, हिंदुस्तान मशीन टूल्स 1967, इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड 1964 और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 1978। तो साथियों यहाँ पर तो आपको पता चल रहा है, या तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है आपको सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल साथियों, प्रदेश के आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु कौन सी महत्वाकांक्षी योजना जो है मत्स्य विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी। मत्स्य विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना जो है वह आपकी कौन सी है। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि साथियों आजीविका मॉडल जो है ये आपके प्रदेश के आदिवासी मछुआरों को उत्थान हेतु जो महत्वाकांक्षी योजना जो है ये आपकी चलाई गई थी। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, क्लिक योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्लिक योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लिक योजना, तो साथियों क्लिक योजना के बारे में देखो, क्लिक का पूरा नाम कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज, ये आपके इसकी फुल फॉर्म है। इस योजना का संचालन सब वित्त पोषित योजना के रूप में किया जा रहा है। साथियों यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं न्यूपा के दिशा निर्देशन में चलाया जा रहा है। बताओ कौन सा तथ्य जो है सही है, या ए व बी दोनों सही है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा साथियों, उत्तर जो है आपका क्या होने वाला है, ये आपका डी होने वाला है, यानी ए और बी आपको सही होने वाला है। सी जो है आपका गलत कथन हो जाएगा, अर्थात साथियों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न साथियों, स्मार्ट सिटीज। देखो आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको पूरा प्रश्न है जो आपको पूरा देखना है, सही से देखना साथियों। हाँ थोड़ा सा अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो साथियों आपको क्वालिटी को बढ़ाना है। अगर अभी तक साथियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथियों लाइक करना जरूर है, लाइक कर दो, और लाइक के साथ साथ साथियों शेयर जो है ये शेयर भी आप कर दो। बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना है साथियों, इतना ही तो हम आपसे मांग रहे हैं, और तो हम आपसे कोई डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, है ना। बिल्कुल साथियों प्रश्न क्या कह रहा है कि स्मार्ट सिटीज मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्मार्ट सिटीज मिशन योजना का शुभारंभ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को किया। स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए राजस्थान के 6 शहरों का चयन किया गया है। जयपुर, जोधपुर, झालावाड़ तथा अजमेर शहर उपयुक्त योजना में शामिल राजस्थान के शहर है। केवल ए सही है, ए व बी दो सही है।
साथियों 2 व 3 सही है, या फिर 1 2 व 3 तीनों सही है। बताओ देखिए इनमें से सही आंसर जो है साथियों वह कौन सा होने वाला है। तो सही आंसर आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा कि यहाँ पर तो साथियों केवल एक ही सही है। कौन सा सही है साथियों, केवल एक कथन जो है ये आपका सही होने वाला है, केवल एक कथन से सही होने वाला है, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे साथियों, गलत हो जाएंगे। कि स्मार्ट सिटीज मिशन योजना का शुभारंभ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में किया था, तो ये आपका ऑप्शन एक ही केवल सही है साथियों। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ये भी एक बहुत प्यारा प्रश्न है साथियों। क्या कह रहा है, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेना क्योंकि हो सकता है कि मैं जब पूरा प्रश्न दिखाता हूं तो कुछ थोड़ा सा फैक्ट जो है ना दिखे। साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित जैविक द्रव्य ऊर्जा बायोमास ऊर्जा आधारित परियोजना को सम्मिलित कीजिए। छींच बांगीदोरा परियोजना बांसवाड़ा, कचेला बागसरी परियोजना बारा, भंवरगढ़ किशनगंज परियोजना कोटा, रंगपुर लाडपुरा परियोजना जालोर। तो साथियों यहाँ पर आपका जो उत्तर होने वाला है, वह तो साथियों आपके देखो पहली छींच साथियों आपके पूछा जा रहा है छींच बगदोरा परियोजना, बताओ कहाँ की हो जाएगी। तो ये तो बांसवाड़ा की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी, छींच तो कहाँ पर पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है साथियों, यहाँ की हो जाएगी। जबकि कचेला बक्सरी परियोजना साथियों ये आपकी जालोर की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी, ये तो आपकी जालोर की हो जाएगी, बिल्कुल साथियों ये तो आपकी जालोर की परियोजना हो जाएगी। जबकि पूछ रहा है भंवरगढ़ किशनगंज परियोजना की बात हो, भंवरगढ़ किशनगंज परियोजना साथियों ये तो बारा की हो जाएगी। और रंगपुर लाडपुरा ये आपकी लाडपुरा कहाँ की, कोटा की परियोजना हो जाएगी। अर्थात साथियों इस प्रकार ऑप्शन बी जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर लगे रहा है, ऑप्शन बी आपको सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है कि राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति अप्रैल 2011 को स्वीकृत की गई और राजस्थान में नवीन सौर ऊर्जा नीति 8 अक्टूबर 2014 को जारी की गई। जबकि मथानिया जोधपुर में 140 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। उपयुक्त में से सत्य कौन सा कथन है, सत्य है, केवल एक दो, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या 1 और 2 और 3 तीनों सही है। तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल साथियों पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान रखना 1 2 और 3 तीनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों अब आपके बीच में शुरू हो चुके हैं साइंस के प्रश्न। तो जीके के प्रश्न मैंने आपको अच्छे सॉल्यूशन करवा दिए। साइंस के प्रश्न है साथियों, फटाफट आप उत्तर इनके भी जानना है, इनके भी उत्तर जो आपको जानना है। समावयवी क्लोरोप्रोपेन में किस प्रकार की समावयिता होगी। तो साथियों ज़्यादा जानकारी मैं रखता नहीं हूँ साइंस के बारे में, फिर भी आपको उत्तर में आपको बताने वाला हूँ, तो आप प्रश्न पढ़ें और साथ के साथ अपने उत्तर का मिलान करें। स्थान समावयिता ध्यान रखना, निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग जिसमें आरेखित मांसपेशियां पाई जाती है, यानी कि वह अंग शरीर का जिसमें आरेखित मांसपेशियां पाई जाती है, हृदय में, जांघ में, हाथ में या अमाशय में। तो यहाँ पर साथियों 72 में जो आपका उत्तर होने वाला है वह तो आपका ऑप्शन डी यानी अमाशय में साथियों आरेखित मांसपेशियां पाई जाती है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सुमेलित करना साथियों, ये देखो आपके सामने कुछ नाम आए हैं साइंस के, जो कुछ महत्वपूर्ण नाम है साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जाइगोटीन क्रॉसिंग ओवर, पेकिटीन क्रोमेटिड पृथक्करण, डिप्लोटीन सूत्र युग्मन और डाइकाइनेसिस ये चतुष्टक निर्माण। तो साथियों यहाँ पर आपको सीधा सीधा सुमेलित करना है, तो आपको सुमेलित करना है साथियों। एक में ध्यान रखना, जाइगोटीन की बात करें तो ये सूत्र युग्मनज की बात हो जाएगी, पेकोटीन की बात करें तो चतुष्टक निर्माण की बात हो जाएगी, डेप्लोटीन की बात करें क्रॉसिंग ओवर, और डायलोटीन यानी कि इस प्रकार से साथियों अपने सुमेलित करें, तो इस प्रकार भी सुमेलित करें तो आपका ऑप्शन जो है वह आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट और सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है। साथियों टाइफाइड कवक की वजह से होता है, जीवाणु, वायरस या प्रोटोजोआ। तो टाइफाइड के बारे में साथियों सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि टाइफाइड का कारण क्या होता है, टाइफाइड का कारण होता है साथियों जीवाणु। क्या होता है, जीवाणु कारण होता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है मधुमेह होने का कारण क्या है। मधुमेह होने का क्या कारण है, इंसुलिन की बहुलता, इंसुलिन का कम उत्पादन, यकृत के कार्य में गड़बड़ी होना, या बिलिरुबिन का उच्चतर उत्पादन। तो साथियों मधुमेह होने का क्या कारण हो सकता है, तो मधुमेह होने का कारण साथियों सीधी सी बात है, इंसुलिन का कम उत्पादन अगर शरीर में होने लग गया, शरीर में अगर इंसुलिन कम उत्पन्न होने लग गया तो आपके साथियों मधुमेह रोग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो गया। साथियों रेडॉक्स अभिक्रिया में K2Cr2O7 का Cr2SO4 होल्क्वाइज 3 में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन में ऑक्सीकरण अंक का परिवर्तन बताएं। ऑक्सीकरण अंक का परिवर्तन जो कितना, रेडॉक्स अभिक्रिया की बात हो रही है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में साथियों ये आपका +6 से +3 आपका परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर। साथियों निम्न में से कृमि जन्य रोग नहीं है। कृमि जन्य रोग कौन से नहीं है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। फाइलेरियसिस, टीनियसिस, अमीबियसिस और ट्राइकोलेनियसिस। तो यहाँ पर आपको उत्तर बताना है साथियों कौन सा
कृमिजन्य रोग नहीं है। तो कृमिजन्य रोग की बात करें साथियों, यहाँ पर केवल 3 व 4 जो है ये आपके कृमिजन्य नहीं है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। थर्मोस्टेट, पायरोमीटर, एप्सोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है, बिल्कुल साथियों यहाँ पर आपका जो उत्तर होने वाला है वह पायरोमीटर होने वाला है। क्या होने वाला है, पायरोमीटर होने वाला है। ऑप्शन बी जो आपका सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को खालिस्तान कहते हैं, यानी कि जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहा जाता है। तो जीवाणु के जीवित भाग को साथियों किस नाम से जाना जाता है, तो ये तो आपके साथियों उत्तर क्या होगा, जैविक कारक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर उत्तर होने वाला है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है। क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो खालिस्तान से संबंधित है। अत्यंत ऊंचे तापमान से, अत्यंत नीचे तापमान से, अत्यंत छोटे क्रिस्टल्स की वृद्धि और अत्यंत बड़े क्रिस्टल्स की वृद्धि। तो यहाँ पर साथियों आपका जो उत्तर होने वाला है वह आपका क्या होने वाला है, अत्यंत नीचे तापमान से संबंधित जो एक शाखा है यानी कि भौतिकी की, वह क्रायोजेनिक्स है। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके बीच में ये रहा हाजिर। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है। एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम आइसोलेट होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। तो बेकिंग सोडा तो आप सब जानते ही हो साथियों, बेकिंग सोडा होता क्या है। तो बेकिंग सोडा साथियों आपके सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बिल्कुल आपको ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों हेलोफाइटस वह पौधे होते हैं जो खालिस्तान में उगते हैं। हेलोफाइटस कौन से पौधे होते हैं, ताज़ा पानी में, ठंडा पानी में, तालाब में, खारा पानी में उगने वाले। तो हेलोफाइटस की बात करें तो हेलोफाइटस साथियों खारा पानी में उगने वाले जो पौधे होते हैं वे हेलोफाइटस कहलाते हैं। नेक्स्ट साथियों प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती है जिसे पीईटी कहा जाता है। पीईटी का विस्तारित रूप क्या होता है, यानी प्लास्टिक की जो बोतलें बनती है साथियों वह बोतलें एक बहुलक होता है। बहुलक किसका होता है, जिसे पीईटी कहा जाता है। पीईटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, पीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों। पीईटी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि पॉलीइथिलीन टेरीपैथलेट की बात करें, टेरीपैथलेट जो है आपका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों रसायन शास्त्र में साबुन खालिस्तान का लवण है। साबुन जो है किसका लवण है, वसा एसिड का, ग्लाइकोल का, फास्फोरस या अमोनियम कार्बोनेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है साथियों, ये तो आपकी किससे हो जाए, वसा एसिड की बात हो जाएगी। रसायन शास्त्र में साबुन जो है वसा एसिड का लवण है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है। प्रोटोजोआ, परजीवी, बैक्टीरियल या वायरल। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है, बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है वह आपका बैक्टीरियल जो है आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप की खोज किसने की थी, बताओ। फ्लोरीन जो है कार्बन का एक अपरूप है, इसकी खोज किसने की थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। के सीले ने, रिचर्ड स्मेली ने, या फेराडे ने, या हाइजन ने। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वह रिचर्ड स्मेली होगा। रिचर्ड स्मेली ने आपकी किसकी, फ्लोरीन की खोज की। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, अभिदर्शक का व्यास बढ़ाकर, अभिदर्शक की फोकस दूरी घटाकर, या नेत्रिका का व्यास बढ़ाकर। तो यहाँ पर साथियों आपका उत्तर जो होने वाला है वह साथियों क्या होने वाला है, वह तो आपके नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर साथियों दूरदर्शी आवर्धन की क्षमता जो है वो कम बढ़ा सकते हैं अपन, यानी ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई तथा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन से हो सकते हैं। असुरक्षित पेयजल तथा बुरी सफाई तथा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन से हो सकते हैं। तीव्र प्रवाही का कैंसर और गाउट, मलेरिया, तीव्र प्रवाही का सिस्टोसोमियोसिस या अन्कोसर्कता, ल्यूकीमिया तथा अथाइटिस या कमेटीज, मलेरिया तथा एडस। तो यहाँ पर साथियों आपका जो उत्तर हो सकता है वह आपके कौन सा, मलेरिया, तीव्र प्रवाही का या सिस्टोसोमियोसिस की बात करें तो ये आपका रोग हो सकता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा, सही और सटीक। नेक्स्ट है साथियों, निम्न को सम्मिलित कीजिए। आपको सम्मिलित करना है यहाँ पर। सूची फर्स्ट में अणु दे रखा है, सूची सेकंड में उपस्थित तत्व दे रखा है। विटामिन B12 में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में कोबाल्ट, क्लोरोफिल में तांबा, आपके पीतल में लोहा दे रखा है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा होगा, यानी एक, आपको बी में तो 4 होगा। अब देखो यहाँ पर आपके ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा है, तो आपको साथियों सम्मिलित करना है। ऑप्शन जो है आपका 89 में जो साथियों आपका ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आप मिलान कर लेना ए ऑप्शन। बिल्कुल देखो साथियों, नेत्र गोलक के बाहर से भीतर
स्तर का क्रम क्या है? नेत्रगोलक के बाहर से भीतर स्तर का क्रम क्या है? दृष्टिपटल, रक्तक पटल, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल, रक्तक पटल, दृढ़ पटल या रक्तक पटल, दृढ़ पटल, दृष्टिपटल, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो यह आपको उत्तर बताना साथियों, कौन सा उत्तर यहाँ पर सही और सटीक होगा। तो साथियों दृढ़ पटल, फिर रक्तक पटल, फिर दृष्टिपटल, यानी ऑप्शन ए जो आपका क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट साथियों, आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। आनुवांशिकी अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। रोग प्रतिरोधक, वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग, उपयुक्त में से कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं, वह क्या है? हाँ, पास में कुछ थोड़ा सा शोर हो रहा है तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि बीच में हो ही जाता है, आपको पता है घर पे जब रिकॉर्डिंग होती है। साथियों आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। रोग प्रतिरोधक, वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग या मानव क्लोनिंग, उपयुक्त में से कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए वह है। बताओ वह क्या होने वाले हैं? तो यहाँ पर साथियों आपका 1, 2 और 3 आपका सही होने वाला है। ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, आयुर्विज्ञान के इतिहास की निम्नलिखित 4 युगांतरकारी घटनाओं में से सर्वप्रथम कौन सी घटी? आयुर्वेदिक इतिहास की, आयुर्विज्ञान इतिहास की बात हो रही है। अंग प्रत्यारोपण, उपमारक शल्य चिकित्सा या बाईपास सर्जरी, परकनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी या प्लास्टिक सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 युगांतर घटनाओं से सर्वप्रथम जो घटना है वह कौन सी घटनी? तो सर्वप्रथम साथियों यह होगी आपकी कौन सी? अंग प्रत्यारोपण, यानी ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखो साथियों, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है, किंतु डेटाबेस प्रबंध पद्धति का आशय क्या है? बताओ, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है, किंतु डेटाबेस प्रबंध पद्धति का आशय क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्वचालित ऑफिस प्रबंध, डेटा का स्वचालित विधि से संसाधन, प्रबंध से संबंधित जानकारी के स्वचालित विधि से संग्रहण और निकास, या द्वितीय आधारित अंकों का व्यवस्था स्थापन। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है साथियों वह क्या होगा? प्रबंध से संबंधित जानकारी के स्वचालित विधि से संग्रहण एवं निकास। ऑप्शन सी जो है आपका क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों कैल्शियम प्राप्त किया जाता है, कैल्शियम किससे प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर के तपन या रोस्टिंग से, कैल्शियम क्लोराइड के जल में विद्युत अपघटन से, कार्बन के साथ कैल्शियम क्लोराइड का अपचयन करके, या गलित निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा। तो साथियों ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये तो आपकी कार्बन के साथ कैल्शियम क्लोराइड के अपचयन करके आपके कैल्शियम प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। देखो निम्न में से वह भाषा जिसका मुख्य प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है, बताओ कौन सी भाषा हो जाएगी वाणिज्यिक कार्यों के लिए? तो कंप्यूटर लैंग्वेज में साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो आपको पता होना चाहिए साथियों, ये तो आपके जो है कोबोल जो है इसके प्रयोग किया जाएगा। अब साथियों इसके बाद में आपका आ चुके हैं रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न। तो इसके लिए साथियों आपको रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न के लिए हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा आपको टेलीग्राम चैनल, जीके विथ मूलचंद सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, या फिर साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिया जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से साथियों पीडीएफ जो है ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल साथियों पीडीएफ जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ देखकर साथियों पूरा पेपर जो है आपको करना है, पूरा पेपर करना है और आपका आंकड़ा जो है आपको निकालना है। पूरा विस्तृत व्याख्या के साथ साथियों सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में आपको पूरा मैथ और रीजनिंग का विस्तृत व्याख्या के साथ सॉल्यूशन जो आपको दे दिया जाएगा। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें, टेलीग्राम पर जरूर विजिट करें भाई। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथियों वादा कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि इससे बाहर ऐसे जो प्रश्न है इनसे बाहर कोई भी प्रश्न आपको जाने वाला नहीं है। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल आ जाओ 110 नंबर तक साथियों अब आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न चलने वाले हैं। तो आ जाओ 111 में साथियों हिंदी का प्रश्न आया है कि मेतक्य में संधि है, मेतक्य में संधि है, बताओ मेतक्य शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए साथियों मेतक्य में तो वर्धी संधि है। कौन सी संधि हो जाएगी? वर्धी। साथियों कार्पणीय में प्रत्यय है, कार्पणीय में प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो कार्पणीय में साथियों कौन सा प्रत्यय है? तो ये आपके ये प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय है। सोने में सुगंध होना मुहावरे का अर्थ है, सोने में सुगंध होना इस मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है साथियों, क्या अर्थ हो सकता है सोने में सुगंध होना? तो सोने में सुगंध होना मुहावरे का अर्थ साथियों क्या हो जाएगा? अत्यधिक गुणवान होना। क्या होना? अत्यधिक गुणवान होना। यानी कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया जो है ये हो जाएगी। साथियों तनु और तनु शब्द दो युग दे रखे, शब्द युगम दे रखे हैं, इनका अर्थ क्या है? देखो साथियों तनु और तनु का पूछा जा रहा है, बताओ देखिए जल्दी बताओ देखिए कौन कौन इसके बारे में सही और सटीक सोच सकता है। साथियों देखो तनु, पहले तनु का पतला है और दूसरा तनु का मतलब होता है पुत्र, है ना साथियों।
सक्सेसर का हिंदी परिभाषिक अर्थ क्या होता है, बताओ। सक्सेसर का हिंदी परिभाषक जो शब्द है वह आपको क्या होता है, ये आपसे पूछा तो साथियों आपको पता होना चाहिए उत्तराधिकारी। क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है, ठीक है ना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है साथियों, कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध है, प्राणी मात्र, वस्तु, अतिथि, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों प्राणी मात्र जो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। आ जाओ, निर्मूल्य शब्द का विलोम शब्द क्या है, निर्मूल्य शब्द का विलोम शब्द क्या है, मूल्यवान, महंगी, कीमती या बहुमूल्य। तो निर्मूल्य शब्द का विलोम शब्द साथियों पूछा जा रहा है, तो निर्मूल्य का विलोम शब्द आपसे जब भी पूछा जाए तो आप बहुमूल्य करना, क्या करना, बहुमूल्य करना। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द कौन सा होता है, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द हिंदी में पूछा जा रहा है, तो साथियों ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों आपका नक्सिक हो जाएगा, नक्सिक हो जाएगा, ठीक है ना, नक्सिक हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो ये आपके बीच में कि कार्यालयीय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, कार्यालयीय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, पत्रांक एवं दिनांक का प्रयोग होता है। कार्यालय पत्र में पत्रांक एवं दिनांक का प्रयोग होता है। पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है। हाशिए से थोड़ा हटकर परिस्थिति को संबोधित किया जाता है और पत्र का प्रष्टांकन किया जाता है। कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, तो साथियों यहाँ पर असत्य कथन जो आपके कौन सा हो जाएगा, पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने पर लिखा जाता है, ये कथन असत्य है, बाकी सत्य है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अब साथियों आपके बीच में आ चुके हैं फिर से अंग्रेजी के प्रश्न, यानी कि इंग्लिश की बात हो रही है। तो इंग्लिश के लिए साथियों इंग्लिश और मैथ रीजनिंग जो है मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करवाता हूँ, इसके लिए मैं पीडीएफ डालता हूँ साथियों, पीडीएफ डालता हूँ पूरी जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल पर, वहां आप विजिट कीजिए, वहां से आपको अंग्रेजी और मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन पूरी व्याख्या के साथ दे रखा है, वहां आप जरूर सॉल्यूशन करें। मैं आपको लास्ट में दिखा भी दूंगा किस प्रकार से सॉल्यूशन करवाया गया है। आ जाओ, अब अंग्रेजी के बाद में साथियों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये रहा साथियों, ये अब कंप्यूटर के प्रश्न आ चुके हैं, कंप्यूटर और करंट के प्रश्न आपके बीच में आने वाले हैं। वे एकल बिंदु जो मॉनिटर पर इमेज का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं साथियों, वे एकल बिंदु जो मॉनिटर पर इमेज का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, बिट्स, बाइट्स, पिक्सल्स या पिकाज। तो साथियों क्या कहलाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों क्या कहलाते हैं, तो ये तो कहलाते हैं साथियों आपके क्या, ये तो पिक्सल्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पिक्सल्स कहलाते हैं साथियों। नेक्स्ट देखो साथियों, प्रोडक्ट खालिस्तान माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उसके सॉफ्टवेयर के गैर लाइसेंसी प्रयोग को रोकने का उपाय है, बताओ क्या उपाय हो सकता है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो उपाय हो सकता है वो हो सकता है एक्टिवेशन, क्या हो सकता है, एक्टिवेशन, बिल्कुल ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो साथियों, एक उत्पाद को देखो, नेक्स्ट है एक उत्पाद को भिन्न मूल्यों पर बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक उत्पाद को भिन्न भिन्न मूल्यों पर बेचने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ड्यूल प्राइजिंग, मोनोपोली प्राइजिंग या जियोग्राफिकल प्राइजिंग या मल्टी प्राइजिंग। तो साथियों ये जो आपकी हो सकती है ये आपकी क्या कहला सकती है, ड्यूल प्राइजिंग हो जाएगा, ड्यूल प्राइजिंग। विंडोज है, विंडोज क्या साथियों, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है, या एक मॉनिटर डिस्प्ले सिस्टम है, या एक वीडियो गेम है। तो विंडोज क्या है साथियों, तो विंडोज आप अच्छे से जानते होंगे ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक प्रकार का क्या है साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या कह रहा है, देखो डिस्प्ले स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन या मॉनिटर पर उपस्थित चित्र खालिस्तान के बने होते हैं, बिट्स के, वीडियो पैकेट्स के, रंगों की परत के या पिक्सल्स के। तो साथियों ये तो अभी अभी मैंने प्रश्न पूछा भी था और फिर से वापस रिपीट सा हुआ है, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज चेंज हुई, पिक्सल हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एचपी कंप्यूटर्स तथा अन्य उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराती है जो लोगों को खालिस्तान की विविधता प्रदर्शन करती है, बताओ क्या विविधता प्रदर्शन करती है। तो साथियों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मल्टी सेगमेंट अप्रोच जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित संचार साधनों में से कौन सा एक समय में दो तरह से यातायात लेकिन केवल एक ही दिशा में समर्थन करता है, बताओ सिंप्लेक्स, अर्धद्वैध, 3/4 द्वैध या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका जो उत्तर होने वाला है बिल्कुल साथियों अर्धद्वैध की बात करें, ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है कि MS वर्ड 2007 की फाइलों के लिए फाइलों के मान का एक्सटेंशन खालिस्तान होता है .gif, .txt, .exe, .docx। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये आपके .docx होता है। साथियों PDA का पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में PDA का पूरा नाम साथियों क्या होता है, तो PDA आप सब जानते हो साथियों क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या कह रहा है आपके सामने, देखो नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा क्या संकेत करती है, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा क्या संकेत करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो काले रंग की सीमा साथियों क्या संकेत कर सकती है, तो ये तो आपको पता ही है साथियों क्या कर सकती है, सक्रिय सेल, बिल्कुल एक्टिव सेल, ऑप्शन सी जो आपको यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों चुनाव आयोग की स्वीकृति दिए जाने के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम क्या हो गया है, चुनाव आयोग की स्वीकृति दिए जाने के बाद तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो है इसका नाम क्या हो गया साथियों, तो ये जो नाम है ये आपके क्या हो गया, भारत
संयुक्त राष्ट्र समिति हो चुका है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों, भारत ने GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता 21 नवंबर 2022 को किस देश से हासिल की है? ये किस देश से हासिल की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, फ्रांस से हासिल की है। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर। साथियों, 14 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो सीधी सी बात है साथियों, केरल, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यहाँ पर साथियों 1 4 3 यानी कि 143 नंबर का प्रश्न आपके बीच हाजिर और इसका उत्तर होगा हरियाणा। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों, फ्रांस के किस स्टार फुटबॉलर ने वर्ष 2022 का बैलोन डी और पुरस्कार जीता है? तो बताओ, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने, स्टार फुटबॉलर ने आपके जीता है? तो आपको ये पता होना चाहिए साथियों, ये तो आपके कैरिम बेंजेमा की बात करें साथियों, कैरिम बेंजेमा ने आपकी जीता है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों, मार्कस विनीसियस रोड्रिक्स का संबंध किस देश से है जिन्हें योग के विकास व संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? किस देश के हैं? तो ये साथियों आपको पता होना चाहिए, ये तो आपके कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर। साथियों, जून 2022 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2022 में निम्नतम 180वां स्थान किस देश को दिया गया? यानी निम्नतम 180वां स्थान किसे दिया गया? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात हो रही है, तो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को आपको 180वां स्थान दिया गया है, ये ध्यान रखना। साथियों, रेत समाधि नामक उपन्यास किस लेखक की कृति है जिसने वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये किसकी है? तो साथियों, ये तो आपको पता होनी चाहिए किसकी हो जाएगी। ये तो आपकी किसकी हो जाएगी साथियों? ये तो आपकी गीतांजलि श्री की हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना एक अंतरिक्ष एवं अंतरिक्ष बल के मध्य कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 को किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों गरुड़ कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। गरुड़ 7 जो है आपका हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यावरण व पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के पहले पक्षी उद्यान बर्ड पार्क का लोकार्पण 12 मई 2022 को कहाँ पर किया है? तो साथियों, ये तो आपके कहाँ पर किया है? उदयपुर में किया है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर। निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड से 6 सितंबर 2022 को सम्मानित किया गया? तो साथियों, यहाँ पर सम्मानित की बात आ जाए तो ये उपयुक्त सभी यानी अनिरुद्ध सिंह की बात हो रही, अनिकेत चौधरी की, रोहन राजभर की हो जाएगी। सबको सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों, इसके साथ ही देखो आपको पूरी आंसर की जो मैंने यहाँ पर आपको दे रखी है, ये पूरी आंसर की यहाँ पर डाल रखी है। साथ ही में देखो साथियों, मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से। तो साथियों, आप PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल पर आप क्या करें, विजिट करें। और इसके अलावा साथियों, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम पर जाइए और PDF को आप डाउनलोड करें, पूरा पेपर देखें। कैसा लगा ये आपको सेशन आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना साथियों, लाइक जरूर करके जाना है और चैनल को आप जो वीडियो को शेयर जरूर करना। तो इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, यानी इस CT बंदोला में फिर से अगला एक तीसरा मॉडल पेपर लेकर हाजिर होऊंगा आपके बीच में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।